क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी एंड दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायबिटीज है क्या, इंसुलिन क्या होता है और ग्लूकोज कैसे उसमें बढ़ जाता है और कैसे यूज नहीं हो पाता। और फिर हम बात करेंगे कि डायबिटीज के टाइप्स क्या होते हैं और फिर हम बात करेंगे कि डायबिटीज के कॉजेज क्या होते हैं और डायबिटीज का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए, इंसुलिन लेना चाहिए कि नहीं और क्या क्या खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात एक ही लाइन में आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, वो है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। जो डायबिटीज के पेशेंट है उनमें कुछ ऐसी ही हालत होती है कि पूरी बॉडी में ग्लूकोज भरा हुआ है, पूरे ब्लड में ग्लूकोज भरा हुआ है, पर वो ग्लूकोज यूज नहीं हो पा रहा है। जो इंसुलिन होता है एक हार्मोन है, जो एक एनाबॉलिक हार्मोन है, उसका काम होता है ग्लूकोज को पकड़ना ब्लड से और सेल्स के अंदर डालना ताकि वो यूज हो सके एनर्जी के तौर पे। पर अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज को पकड़ेगा कौन और सेल्स में कौन डालेगा, कोई बचा ही नहीं। तो इसके लिए जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें शुगर बढ़ जाता है। तो 3 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं। तो नंबर 1 सिम्टम है कि दोस्तों जो पेशेंट होता है डायबिटीज का उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, वो बहुत ज्यादा पानी पीता है। अगर कोई बंदा 4 लीटर पानी पीता है दैट्स गुड, दैट्स हेल्दी। अगर 5 लीटर पीता है, हाँ कोई नहीं, वो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है ट्रैकिंग करने गया हो। अगर वो 6 लीटर पी रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो 6 लीटर से ज्यादा पानी पी रहा है एक दिन के अंदर तो फिर वो एक क्राइटेरिया है डायग्नोज करने का डायबिटीज को। दूसरा दोस्तों की पॉलीयूरिया, पॉली मतलब ज्यादा, यूरिया मतलब यूरिन, बहुत ज्यादा यूरिन का पास आउट होना वो भी एक डायबिटीज का ही सिम्टम है। अगर एक पेशेंट 3 लीटर से ज्यादा यूरिन पास कर रहा है दिन में तो इसका मतलब उसको डायबिटीज हो सकता है और चेकअप के लिए जाना होगा। और तीसरा है दोस्तों वेट लॉस, बजाय बहुत ज्यादा खाने के और उसका वेट गेन होने के जो पेशेंट है उसका वेट लॉस होने लग जाता है। यानी कि अगर एक नॉर्मल इंसान है उसके अंदर इंसुलिन प्रेजेंट है तो इंसुलिन क्या करेगा, जो वो खाना खा रहा है ग्लूकोज बढ़ रहा है बॉडी में, ग्लूकोज को लेगा और एनर्जी के तौर पे यूज करेगा और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको फैट के तौर पे पेट में स्टोर कर देगा ताकि वो स्टारवेशन के टाइम पे काम आए। बट इंसुलिन ही नहीं होगा तो वो ग्लूकोज यूज ही नहीं होगा और वो भूख लगी रहेगी पेशेंट को, वो खाता जाएगा बट उसमें एनर्जी ही नहीं आएगी, उसके बजाय उसको वीकनेस आएगी, उसका वेट लॉस होएगा। सो दैट इज द पैथोलॉजी बिहाइंड डायबिटीज मेलाइटस। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात ये 3 सिम्टम्स होने चाहिए जो है कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और वेट लॉस। पॉलीडिप्सिया मतलब पानी ज्यादा पीना, पॉलीयूरिया मतलब यूरिन का ज्यादा पास आउट होना और वेट लॉस होना। और फिर उसके साथ ब्लड शुगर वैल्यूज चेक करेगा डॉक्टर, वो चेक करेगा कि आपका रैंडम ब्लड शुगर कितना है। रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 से ज्यादा है तो वो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आता है डायबिटीज मेलाइटस के। फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज्यादा है तो वो भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आता है डायबिटीज के ही। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि एक मार्कर होता है जो होता है HbA1c। HbA1c क्या होता है? HbA1c मतलब कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज को पकड़े हुए चिपके हुए रखा हुआ है। जैसे ये हीमोग्लोबिन है और इस पे ग्लूकोज चिपक गया क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज्यादा ब्लड में यूज नहीं हो पा रहा है तो फिर इसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहेंगे और वो हीमोग्लोबिन को हम HbA1c कहते हैं। अगर HbA1c वैल्यू 5.7 से ज्यादा है तो वो डायबिटीज का ही साइन है। 6 से ज्यादा है, 7 है, 8 है, 9 है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा डायबिटीज है और वो कंट्रोल नहीं है। अगर HbA1c की वैल्यू 10 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कॉम्प्लिकेशन आगे जाके हो सकती है, उसको अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है, इंसुलिन की जरूरत है और साथ ही साथ डाइट प्लस एक्सरसाइज रेगुलेट करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये हो गई कुछ इन्वेस्टिगेशन जिसकी बदौलत हमको पता लग सकता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं है। और अगर HbA1c 6 से कम रहता है एक डायबिटिक पेशेंट का दैट मींस इट्स अ गुड शुगर कंट्रोल। अगर 6 से ज्यादा रहता है दैट मींस इट्स अ पुअर शुगर कंट्रोल। और जो HbA1c है दोस्तों पिछले 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज बता देता है। अगर HbA1c रीडिंग आती है 9 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पिछले 3 महीने से 9 × 25 is 225 mg%। मतलब एक पेशेंट का अगर 8 आ रहा है HbA1c इसका मतलब यह है उसको पिछले 3 महीनों से उसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर वो चल रहा है 225 mg%, जबकि होना चाहिए 100 से कम, 126 से कम, 150 से कम होना चाहिए डायबिटीज में। तो और इसका मतलब यह है कि उसको अर्जेंट मेडिकल केयर की जरूरत है।
तीन मेजर टाइप्स होते हैं डायबिटीज के, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। दोस्तों टाइप 1 और टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो ऑटो इम्यून और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, और जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से और थोड़ी बहुत जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है साथ में। और जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है वो मोस्टली एनवायरनमेंट कॉज की वजह से होता है। जो ओबीस पीपल होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे पीपल होते हैं, काउच पोटैटो होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी एब्डोमेन होता है, पॉट वैली होती है उनकी, उनमें वो ज़्यादा देखा जाता है। एंड उसका बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। आज हम सिर्फ डिस्कस करते हैं ऑटो इम्यून डायबिटीज जो होती है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। अगर उसके में जीन्स HLA-DQ2, HLA-DR3, HLA-DR4 इनमें से कोई भी जीन्स ज्यादा एक्सप्रेस कर रही है, उसकी वजह से उसको डायबिटीज हो सकता है। जो इंसुलिन बनता है वो बनता है हमारे पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एंडोक्राइन ऑर्गन होता है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, साथ ही साथ और हार्मोन्स और एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेस्टिव फंक्शनिंग के लिए और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। बट अगर इसमें जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स अगर डैमेज होने शुरू हो जाएं तो फिर इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। जो पैंक्रियाज के बीटा सेल है वही इंसुलिन बनाते हैं और उसी की वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म चलता है। और अगर बीटा सेल मास खत्म हो गया तो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि इंसुलिन का बनना ही बंद हो जाता है। यह हो सकता है तीन मेन कारण से। एक तो जेनेटिक हो गया, दूसरा होता है कि अगर बचपन में किसी को मम्प्स या रुबेला या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से उसके पैंक्रियाज में भी डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से उसको आगे जाके डायबिटीज हो सकता है, टाइप 1। और साथ ही साथ तीसरा जो मेजर कॉज है वो है कि कई पेशेंट होते हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट जैसे होते हैं, उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने पड़ते हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी में आयरन बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्रॉन्ज डायबिटीज हो जाता है जो एक टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का ही पार्ट है। फिर हम देखते हैं टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटस। दोस्तों टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटस को लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ द अडल्ट्स भी कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है बॉडी। जो पेशेंट की बॉडी है उसको लगता है कि पैंक्रियाज उसका अपना ऑर्गन नहीं है और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है, जिससे वो पैंक्रियाज को अटैक करने लग जाती है। जब वो उसकी खुद की बॉडी पैंक्रियाज को अटैक करेगी तो बीटा सेल मास डिस्ट्रक्शन होगा, उससे इंसुलिन बनना ही बंद हो जाएगा दोस्तों। और ये होता है टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटस में। अब हम देखेंगे कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है डायबिटीज की। डायबिटीज की मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती है मैक्रोवैस्कुलर, माइक्रोवैस्कुलर और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस सबसे फियर्ड कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसमें कीटोन्स भी बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से उसको ट्रेमर्स होने लग जाते हैं, उसको एंग्जाइटी होने लग जाती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, उसको कंफ्यूजन सी होने लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तो उसका इलाज क्या होता है? इंसुलिन देना, क्योंकि उसमें इंसुलिन की ही कमी है, उसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है। और बाकी चीजें जो हो सकती है वो है दोस्तों कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम होने लग सकती है। डायबिटीज में 3 माइक्रोवैस्कुलर होती है और 3 मैक्रोवैस्कुलर चेंजेस होते हैं। माइक्रोवैस्कुलर देखते हैं ये रेटिनोपैथी, यानी कि आंखों की जो क्षमता है देखने की वो कम होने लग जाती है। दूसरा होता है न्यूरोपैथी, मतलब कि जो उनकी नर्व्स होती हैं हाथों की और पैरों की वो डैमेज होना शुरू हो जाती है जल्दी। और तीसरा होता है नेफ्रोपैथी, यानी कि किडनी भी डैमेज होना शुरू हो जाती है जल्दी डायबिटीज मेलाइटस में, अगर वो शुगर को कंट्रोल में ना रखे और बीपी को कंट्रोल में ना रखे तो, यानी कि मैनेजमेंट सही ना हो तो। और 3 होती है मैक्रोवैस्कुलर, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। अब क्यों होती है यहां देख लेते हैं। देखो, जो डायबिटीज का पेशेंट है उसमें एक तो शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, शुगर बहुत ज्यादा जा रही है, और साथ ही साथ उसकी वजह से उसका बीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बीपी के बढ़ने से उसके हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके दिमाग में प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी जो आर्टरीज है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और जो शुगर है उसके बढ़ने से उसकी किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है और उसके नर्व्स में प्रॉब्लम आ सकती है। उसकी वजह से उसको डायबिटिक फुट या फिर आगे जाके गैंग्रीन फुट भी हो सकता है। और ये सब चीजें तभी होती है दोस्तों जब पेशेंट शुगर को कंट्रोल में नहीं रखता और उसकी आदतें खराब होती हैं, डाइट और लाइफस्टाइल खराब होता है और इंसुलिन टाइम से नहीं लेता। तो दोस्तों अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो है ट्रीटमेंट डायबिटीज का। डायबिटीज
टाइप 1 और टाइप 1.5, उसमें हमको इंसुलिन देना ही पड़ता है। कई वीडियोस है यूट्यूब पे जो कहती हैं कि ये डॉक्टर पागल बनाते हैं, इंसुलिन देते हैं और दवाइयां देते हैं और डायबिटीज ठीक नहीं करते, और हमारी डाइट लो, हमारा सात्विक मूवमेंट ज्वाइन करो और आपका जो डायबिटीज है उड़न छू हो जाएगा। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज बिल्कुल क्योर हो सकता है अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल लेने से, पर टाइप 1 और 1.5 डायबिटीज नहीं होता। प्लीज इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अगर एक पेशेंट का जो पैंक्रियाज है वो पूरा फुल्ली डैमेज्ड है, वो रीजनरेट नहीं होता, चाहे आप कितनी भी आप अनीमा कर लो या फिर आप उसमें कोई वीगन डाइट डाल लो या फिर उसमें आप कोई भी आयुर्वेदिक चूर्ण ले लो, उससे वो रीजनरेट नहीं होगा। पर आप उसको मैनेज कर सकते हो अच्छे से बाय टेकिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन। जब आप इंसुलिन बाहर से लोगे तो फिर आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहेगा, बीपी है वो कंट्रोल में रहेगा। अगर आप डाइट सही लोगे, सात्विक डाइट लोगे, सात्विक मूवमेंट वाली, और वीगन डाइट फॉलो करोगे तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि ट्रीटमेंट में 3 चीजें हैं। एक तो होता है इंसुलिन, एक होता है डाइट और एक होता है एक्सरसाइज। इस पे हम अच्छे से बात कर लेते हैं। इंसुलिन में इंसुलिन पंप आता है एक। इंसुलिन पंप थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो इंसुलिन पेन भी आता है एक। इंसुलिन पंप क्या करता है कि वो बेजल इंसुलिन इन्फ्यूज करते रहता है सबक्यूटेनियसली स्किन में, और साथ ही साथ परांडियल जो होता है, मतलब कि खाने से पहले आप एक बटन दबाओगे वो इंसुलिन सिक्रीट करेगा आपकी बॉडी में, जिससे आपका ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा। तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। उसका क्या होता है कि वो आपकी फोन से भी कंट्रोल हो सकता है, आप अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो अपने बॉडी का इंसुलिन। इससे बढ़िया क्या बात है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, और डायबिटीज बहुत मैनेजेबल है, बहुत ज्यादा मैनेजेबल है। और इसकी लाइफ और जो पेशेंट्स है डायबिटीज के, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम नहीं है, उनकी नॉर्मल से 5-10 साल कम होती है। बट दैट्स आई थिंक अ बिग डील, बट काफी इंप्रूवमेंट है एज कंपेयर 100 साल पहले। 100 साल पहले दोस्तों इतना मैनेजमेंट नहीं था डायबिटीज का। अब डायबिटीज के पेशेंट 70, 80, 85 ईयर्स तक जी रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इसीलिए इंसुलिन ले सकते हैं आप इंसुलिन पंप से। इंसुलिन पेन आता है एक, जो आप खाने से पहले अपने पेट में या फिर अपने हिप्स में या फिर अपने थाई में या फिर अपने ट्राइसेप्स में इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो इंसुलिन आपके अंदर आ जाएगा और खाने से पहले आप उसको लेके यूटिलाइज कर सकते हैं ग्लूकोज बहुत इजीली। और दोस्तों थर्ड चीज जो होती है वो होता है इंसुलिन सिरिंज होती है एक। इंसुलिन की एक सबक्यूटेनियस सिरिंज आती है जो यूज एंड थ्रो होती है। वो 1 ml की आती है, उसको लगाया और फेंक दिया, खाने से पहले लगा लिया और फेंक दिया, दैट्स इट। दोस्तों फिर हम आते हैं कि डाइट कैसी लेनी चाहिए डायबिटीज में। देखो, जो शुगर है वो हमारे चारों ओर है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सब में शुगर है, सब में ग्लूकोज है। एंड अगर पेशेंट को नॉलेज है कि किस चीज में ग्लूकोज है, किस चीज में फैट है और किस चीज में प्रोटीन है, तो आधा काम तो डॉक्टर का वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उसको सलाह दे पाएगा अच्छी कि तुमको कैसा डाइट लेनी चाहिए और कैसी डाइट प्लान रखना चाहिए, और कार्ब काउंटिंग करनी चाहिए, यानी कि आपको काउंट करना चाहिए एग्जैक्टली कि आप कितना खा रहे हो और कितनी देर में खा रहे हो। तो इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और हमको ये ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है डायबिटीज का, वो जंक फूड ना खाए, कुछ भी ऐसा ना खाए जो एकदम से इंसुलिन को स्पाइक करता है और शुगर को स्पाइक करता है। अब जो ब्राउन राइस है या होल व्हीट रोटी होती है या फिर ओट्स होते हैं, कीनुआ होता है और सलाद होती है, ये सब क्या करते हैं, इंसुलिन को और शुगर को धीरे से राइज करते हैं और स्पीकलेस बनाते हैं और धीरे से डिक्रीज कर देते हैं। पर अगर आप पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर से जैक्ड एनर्जी ड्रिंक्स लेते हो, तो फिर वो क्या करती है, इंसुलिन को ऐसे एकदम से बढ़ाती है, पीक बना देती है, और शुगर को भी ऐसे ही बढ़ाएगी और वो ऐसे डिक्रीज कर देती है। तो उसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का होना और हाइपरग्लाइसीमिया होना, शुगर का एकदम से बढ़ जाना, वो बहुत आम बात होती है जो लोग फास्ट फूड और जंक फूड ज्यादा खाते हैं। तो इसीलिए एडवाइसेबल रहता है कि आप सैलेड का इंटेक बढ़ाएं और वीगन डाइट रखें। वीगन डाइट यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं इंक्लूड करने, और दैट इज द बेस्ट फॉर डायबिटीज, एक स्टडी ने बताया था। और मैंने कई पेशेंट्स को देखा, मैंने कई फ्रेंड्स को देखा जिनको डायबिटीज है एंड वो वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको उससे। क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट जब आप लोगे तो फिर आप कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं डाल रहे। एनिमल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो आपके इंसुलिन को स्पाइक करते हैं और शुगर को स्पाइक करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आप जितना खाना खाएं वो घर का बना हुआ, फ्रेशली बना हुआ और सात्विक खाना खाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप सुबह में एक पेठे का जूस पी सकते हैं, या किसी भी सब्जी का, खीरे का, बीट रूट का जूस पी सकते हैं, खीरे का जूस पी सकते हैं, और कच्ची सब्जियां खा सकते हैं। और दोपहर में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। और अवॉइड कीजिए मौसमी या ऑरेंज या फिर कोई भी ऐसा ज़्यादा मीठा फ्रूट, उसको आपको अवॉइड करना है। तो दोस्तों मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इंक्लूड करें ब्राउन राइस जिसमें रफेज ज़्यादा होता है, और साथ में होल व्हीट ले सकते हैं रोटी आप, साथ में आप सब्जियां ज़्यादा ले। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो आप 4 कटोरी सब्जी खाइए, अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो आप 2 कटोरी सब्जी खाइए। सब्जी हमेशा ज़्यादा खाइए एज़ कम्पेयर टू रोटी, और सब्जी भी ऐसी खाइए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। स्प्राउट्स खा लिए, दालें खा ली, चने खा लिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या अगर डायबिटीज़ है हमको तो फिर हम बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं? देखिए, आपको तला हुआ और फ्राइड फूड नहीं खाना, फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने, पकोड़े नहीं खाने, समोसे नहीं खाने, और भजिया पाव नहीं खाना, और साथ में वड़ा पाव नहीं खाना, ठीक है? पर आप डेफिनेटली घी ले सकते हैं। घी में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो एक्चुअल में हेल्प करते हैं आपका इंसुलिन और ग्लूकोज को समानता में रखने के। एंड दोस्तों आप साथ में फिर जो मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल आता है, आलमंड ऑयल आता है, और ऑलिव ऑयल आता है, इन सब को यूज़ कर सकते हैं, बट मॉडरेशन में। रिमेंबर, मॉडरेशन इज़ द की। कुछ भी ज़्यादा नहीं, कुछ भी कम नहीं, मॉडरेशन इज़ द की। क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है? डेफिनेटली आपको तलावा, फ्राइड और मिठाइयाँ सारी अवॉइड करनी है। सेकंड, बहुत कॉमन है कि हमारे घर में सुबह सुबह आलू के परांठे या गोभी के परांठे या फिर मूली के परांठे या पनीर के परांठे बनते हैं। दोस्तों आई एम वेरी सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको परांठे नहीं खाने हैं, आपको इंस्टेड फ्रूट्स खाने हैं, आपको वेजिटेबल। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हमको डायबिटीज़ है हम अल्कोहल ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, और साथ में ना मैं नॉनवेज खाता हूँ, ना मैं अल्कोहल पीता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देता हूँ। पर आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं, अल्कोहल कीटोन्स बढ़ाता है बॉडी में, और डायबिटीज़ में कीटोन्स बढ़ना मतलब मौत को अनुमति देना है। अगर आप डायबिटिक है और आप अल्कोहल ले रहे हैं तो मैं तो कहूँगा आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, ठीक है? क्योंकि अल्कोहल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बॉडी में इंसुलिन का डिसबैलेंस करेगा, ग्लूकोज का डिसबैलेंस करेगा, साथ में कोलेस्ट्रॉल का डिसबैलेंस करेगा, ब्लड प्रेशर का डिसबैलेंस करेगा, और साथ ही साथ कीटोन्स भी बढ़ाएगा बॉडी में। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको अल्कोहल लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, और आप जल्दी अपनी कब्र खोद सकते हैं। पर अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, एक सात्विक जीवन जीना है, एक लंबा जीवन जीना है, तो आप अच्छा ट्रीटमेंट ले, और साथ में अल्कोहल को टच भी ना करें, उसके बारे में सोचे भी ना ही, ठीक है? तो ये था मेरा एडवाइस अल्कोहल प्लस डायबिटीज़ पे। फिर दोस्तों फाइनल पॉइंट आता है, वो है कि एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। और दोस्तों हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका बीपी भी बढ़ा रहता है कई बार, और शुगर भी बढ़ा रहता है, और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ब्लड से लेना और यूटिलाइज करना एनर्जी के तौर पे। हम ये बार बार देख चुके हैं। और अगर हम रनिंग के लिए जाते हैं, या सिर्फ वॉकिंग के लिए जाते हैं, या सिर्फ स्विमिंग के लिए जाते हैं, या साइकिलिंग के लिए जाते हैं, या फिर डांस करते हैं, हरे कृष्णा संकीर्तन करते हैं, तो फिर दोस्तों जो ग्लूकोज है वो मसल खुद ब खुद यूटिलाइज करने लग जाती है, उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। मिडल मैन को सीधा हटा ही दिया ना। एक्सरसाइज करते वक्त जो मसल्स है खुद ब खुद ग्लूकोज को उठाती है और यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। अगर आप एक केला खाते हैं और 10 मिनट वॉकिंग करके आते हैं तो वो एक इंजेक्शन इंसुलिन के बराबर ही हुआ। आपको समझ आई बात कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और इंसुलिन पे डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। तो इसलिए वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, किसी भी टाइप की कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए स्पेशली। साथ ही साथ वो बीपी को भी कंट्रोल में रखती है। पर दोस्तों अगर आप पूछें तो बॉडी बिल्डिंग और हैवी वेट लिफ्टिंग ये सब डिस्करेज किया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में, क्योंकि जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती है, ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है बॉडी बिल्डिंग, और जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज बताई मैंने आपको, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये सब होती है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। ये बीपी को कंट्रोल में रखती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लाती है,
क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं उनको वो वाइड कर देती हैं, खोल देती हैं, उससे ब्लड फ्लो अच्छे से जाता है हार्ट की तरफ और बीपी कंट्रोल में आता है। पर जब पेशेंट एक डायबिटीज का वो करता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, यानी कि वेट लिफ्टिंग करता है, हैवी वेट लिफ्टिंग करता है, तो जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है ब्लड वेसल्स की, आर्टरीज जो होती है वो नैरो डाउन हो जाती है। उससे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। अगर वो रेडियस उसका डायमीटर कम हो जाएगा तो फिर उससे प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मतलब कि हार्ट पे लोड ज्यादा पड़ेगा और वो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए बॉडी बिल्डिंग डिस्करेज करी जाती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और रनिंग, स्विमिंग, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज बेनिफिशियल होती है। कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक तो आपका इंसुलिन कंट्रोल में रहेगा, शुगर कंट्रोल में रहेगा क्योंकि शुगर खुद ब खुद यूटिलाइज हो रहा है, और जो कॉम्प्लिकेशंस होती है डायबिटीज की वो भी कम होएगी और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज होएगी। और दोस्तों मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप सुबह सुबह सूर्य देवता की रोशनी में जाके, खुले पार्क में जाके रनिंग करें, योगा करें और वॉकिंग करें या साइकिलिंग करें, वो बेस्ट रहता है। बंद जिम में करेंगे एक्सरसाइज तो फिर उससे क्या होगा, एक तो सफोकेशन बहुत होती है, वहां पे आर्टिफिशियल एयर होती है। जब आप ओपन एयर में, नेचुरल एयर में एक्सरसाइज करेंगे वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और कॉटन क्लोथ्स पहन के करें, प्लास्टिक के या सिंथेटिक क्लोथ्स पहन के, नायलॉन के मत ही करे तो अच्छा है, क्योंकि वो सनलाइट को ब्लॉक करते हैं और हमको सूर्य की रोशनी चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है सूर्य की सन चार्जिंग पे और सन गेजिंग पे जो वीडियो बनाई थी, वो अभी देखिए क्योंकि वो बेनिफिशियल है बहुत आपके लिए। विटामिन डी मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी ऑफ इंडिया है, मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी है, और हमको सन एक्सपोजर लेना चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट्स को स्पेशली सन एक्सपोजर तो बिल्कुल लेना चाहिए। योगा करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। मैं योगा कैसे भूल गया, योगा आसना जो होते हैं वो बेस्ट एक्सरसाइज होते हैं डायबिटीज के पेशेंट के लिए। उसमें कई आसनाज होते हैं जो ऐसे पेट को सिकोड़ने वाले, मोड़ने वाले, कमान करने वाले, ऐसे वही ऊपर नीचे करने वाले, वीरभद्रासन, ये वो आसन होते हैं, जिससे पैंक्रियाज की हेल्थ बढ़ती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ बढ़ती है, ग्लूकोज और इंसुलिन मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। तो मेरा सजेशन तो सबसे पहला ये रहेगा, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग से सबसे पहले आप योगा करना स्टार्ट कीजिए दोस्तों, प्राणायाम स्टार्ट कीजिए दोस्तों। कोई भी योगा क्लास हो या योगा टीचर हो आपका, उसको कांटेक्ट कीजिए, आज ही कॉल मिलाइए, उसको 2000 रुपए दीजिए और पीटी स्टार्ट कराइए अपनी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर करो किसी के साथ जिसको इससे फायदा हो। अगर आपको डायबिटीज है तो फिर आप कैसे सिम्टम्स फेस कर रहे हो, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ ही सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है। रिमेंबर, ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर इज विद इन यू, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन दिस बिग वर्ल्ड, दिस इज आवर डिजाइन। नमस्ते। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी है मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड तो वो भी देखो, स्पेशली ये सन गेजिंग, सनलाइट वाली और सन बेदिंग वाली जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है, अभी देखो जाके। थैंक यू। सूर्य नमस्कार करो। जय श्री राम, हरे कृष्णा।